हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। फाइनली आपका बोर्ड का प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं। यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के तो चल ही रहे हैं। 20 तारीख, 21 तारीख से, या किसी के 16-17 से भी चल रहे हैं आईसीएसई बोर्ड के। और सीबीएसई के तो नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएंगे। तो सब अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे, बढ़िया बना रहे होंगे, फाइल बन रही होगी, चार्ट बन रहा होगा, मॉडल पेपर बन रहा होगा। अच्छी से तैयारी करके अच्छा सा प्रैक्टिकल दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल के नंबर बहुत मायने रखते हैं आपकी मार्कशीट बनाने के लिए। जितना अच्छा आप प्रैक्टिकल, जितने अच्छे नंबर पाएंगे, 30 ऑफ 30 पाएंगे, तो उतनी अच्छी परसेंटेज आपकी बन के तैयार होगी, क्योंकि रिटर्न में भी आप अच्छा करके निकाल ही लेंगे। तो पहला आपका शुरू हो गया आपका पेपर का 30 नंबर का पार्ट का, यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल से। थोड़ा बहुत आप लोग के अंदर डर होगा, वो डर जरूरी है। थोड़ा सा डरना जरूरी है। जब डरिएगा, जब थोड़ा बहुत डरिएगा, तभी आप कुछ अच्छा करिएगा। वो आपने ऐड सुना है ना, डर के आगे जीत है। तो थोड़ा बहुत डरिए और जीत जाइए। ये प्रैक्टिकल की आप अपनी पूरी तैयारी करके जाइए, जो आपके स्कूल कॉलेज में इसमें कराए गए हैं, तो आप कायदे से इसको प्रिपेयर कर लिए और करके जाइए। बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिकल होगा, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस रखिए, जीतिएगा। होता क्या है प्रैक्टिकल में, आपके प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में आपके टोटल 30 नंबर के जो होते हैं, उसमें 15 नंबर आपके स्कूल के पास होते हैं। जो स्कूल में आपने कितने प्रैक्टिकल अटेंड किए हैं, कितनी आपकी यहाँ पे प्रेजेंट रही है स्कूल के अंदर, कैसा आपका फाइल मेंटेन है, ये सब वो जो है स्कूल वाले वो 15 नंबर वो रखते हैं, जो स्कूल को देना रहता है। एक्सटर्नली 15 नंबर जो होते हैं, वो आपके बाहरी काम से आते हैं, जिसमें आपके फाइल जो चेक होती है, जो आपके 2 प्रैक्टिकल लिखाए जाते हैं, जो 2 प्रैक्टिकल आपके लिखाए जाएंगे कोई भी टॉपिक के, उसके नंबर होते हैं, प्लस वाइवा के नंबर होते हैं। ये सब 15 नंबर के अलग होते हैं, 15 नंबर स्कूल देता है। ये दोनों मिला के आपके 30 नंबर बनते हैं। तो पहले हम वो 15 नंबर जो स्कूल वाले हैं, वो आपने तो बढ़िया किए हैं, वो तो आप किनारे छोड़ दिए। वो तो 15 नंबर, 15 नंबर आपके बनने बनने हैं। अगर आपने स्कूल में अपने कायदे से किए हैं, सब कुछ 15 नंबर पूरे पाएंगे, आप 15 नंबर पाएंगे। लास्ट की जो 15 नंबर है, जो एग्जामिनर के हाथ में होते हैं, जो एक्सटर्नली 15 नंबर हैं, वो आपके फाइल पे डिपेंडेंट होते हैं, जो आपने फाइल बनाई रखी है। जो 2 प्रैक्टिकल हैं, उन 2 प्रैक्टिकल पे और वाइवा। इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका वाइवा। जो वाइवा आप जो देने जाएंगे, उसके ऊपर फोकस कायदे से करना है, क्योंकि एग्जामिनर के पास आप जा रहे हैं। ये आपकी लाइफ का पहला इंटरव्यू है। आप ये समझिए, जितने बच्चे ये पहला इंटरव्यू देने जा रहे हैं कि हमें इसमें कितने नंबर पाना है, वो एग्जामिनर के पास जाएंगे। ये उनका पहला इंटरव्यू है। और वो इंटरव्यू कितना अच्छा हो सकता है, ये आप पे डिपेंडेंट है। क्योंकि एग्जामिनर क्या पूछने वाला है, क्या करने वाला है, ये आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे गए। जैसे कि हम आपको पहले ये बता दें कि अगर आप वहां एग्जामिनर पास वाइवा के लिए जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो 2 प्रैक्टिकल आपको करने को मिला गया था, जो 2 प्रैक्टिकल है आपको मिले हैं, आपने किए हैं, उनके बारे में आप पूरी कायदे से नॉलेज रखिएगा कि आपने क्या क्या उसमें किया है, कैसे किया है। क्योंकि वो जो आपके रिटर्न कॉपी होती है, उसको उठा के भी वो उसको पूछ सकते हैं कि आपने इसमें किया क्या है। फर्स्ट ये काम हो गया आपका। प्रैक्टिकल तो आपके स्कूल में जो कराए गए हैं, उनमें थोड़ी बहुत उसी से आते ही है, तो नॉलेज रहती है फाइल के हिसाब से। फिर आप मान लीजिए मॉडल पेपर या चार्ट लेके गए हैं। उस मॉडल पेपर और चार्ट में आपने क्या क्या बनाया, जो बनाया उसके बारे में क्या क्या चीज है, कैसे वर्क करता है, कैसे क्या चलाया जाता है, वो सब के बारे में आप पढ़ लीजिए। ये दूसरा चीज हो गई आप। यानी पहले आपने रिटर्न वो कॉपी का पढ़ लिया, जो चार्ट मॉडल पेपर आपने बनाया उसको पढ़ लिया। आपने 70% टॉपिक तैयार कर लिया। अब चांसेस इससे ज्यादा होते हैं कि इनसे पूछा जाए। एक्सटर्नल चांसेस क्या है, जो आपने शुरुआत से अपने 12th क्लास में पढ़े हैं बुक से, छोटे छोटे टॉपिक, जैसे किसी की यूनिट, किसी की डायमेंशंस, किसी में रिलेशंस,
फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की यूनिट डायमेंशन पूछ लिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की पूछ ली जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स की पूछ ली जाए। यानी छोटे छोटे जो फॉर्मूले आपके हैं हर एक चैप्टर के, उन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो उनकी यूनिट डायमेंशनल और जो फॉर्मूला है, या आपस में दो चीज में जो रिलेशन है, जैसे कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हो गया आपका, ये सब छोटे छोटे जो रिलेशन आपस में बताए जाते हैं उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में आपको जानना होगा कि एग्जामिनर अगर उससे पूछ लेता है इसकी यूनिट क्या होती है। जैसे कि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है, लोग बहुत पूछते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की एयर टू ग्लास में वैल्यू कितनी होती है। तो एयर टू ग्लास में वैल्यू जो होती है उसको बताना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ लेना रहता है कि किस में किसकी कितनी वैल्यू होती है। ये छोटे छोटे टॉपिक जो हैं जिनकी कांस्टेंट वैल्यू जो होती है, जिनको वैल्यू आप मालूम हो आपको, जैसे एच की वैल्यू हो गई 6.64 इंटू 10⁻34, ये सबकी जो वैल्यू होती है उनको आपको मालूम होना चाहिए। वो कुछ पूछे तो आप उसको तुरंत बताएं, जवाब जरूर देना है, जवाब दीजिए, क्योंकि उसी से पता चलता है कि बच्चे ने पढ़ा है। कोशिश पूरा कीजिए कि हमें जवाब देना है, ठीक है, बढ़िया होगा। बस हम थोड़े टॉपिक बता दें और कि क्या क्या आते हैं, क्या क्या किए जाते हैं। जैसे कि हम आपको बताने शुरुआत करते हैं, मीटर ब्रिज के टॉपिक बहुत चल रहे हैं। मीटर ब्रिज के बारे में चाहे सीबीएसई हो, एसएससी हो या यूपी हो, इससे प्रैक्टिकल जो बनते हैं वो क्या है। मीटर ब्रिज का टॉपिक ये है कि पहला मीटर ब्रिज किस पे बेस्ड है। जैसे ही कहा जाए मीटर ब्रिज किस पे बेस्ड है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज, ये व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। अभी पूरा मीटर ब्रिज का फिगर बना के हम आपको बताएंगे कैसे क्या होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। व्हीट स्टोन की जो प्रूविंग हुई थी वो किस पे बेस्ड है, वो किसके अकॉर्डिंग हुई है, तो वो कहोगे किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग हुई है, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग हुई है। अब इन तीनों लॉ को हम लोग ध्यान से देखें। पहले दोनों लॉ को, किरचॉफ लॉ को देखें, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज को देखें, फिर मीटर ब्रिज को देखें। ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपस में बंधे हुए हैं। चलिए पहले किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, KFL लिखा हमने, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम जो होता है वो करंट लूप भी कहलाते हैं, करंट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो होता है ये किसके ऊपर बेस है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंडेंट होता है, यानी चार्ज को बांटने के। इसका मेन फार्मूला होता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है वो डिपेंड करता है साइमेंशन I इक्वल्स टू 0, यानी टोटल करंट का सम 0 होता है। करंट का बटना, जहां इसको देखो हम लोग जंक्शन रूल नाम से भी जानते हैं। जंक्शन रूल ये हुआ कि अगर कोई पॉइंट है, जैसे कि आपके शहर में आपका कहीं पे भी एक बड़ा सा स्टेशन हुआ, वो कहलाता है जंक्शन। इलाहाबाद जंक्शन, लखनऊ जंक्शन, गोरखपुर जंक्शन, कोई भी बड़े शहर हुए आपके, उनके जंक्शन कहलाते हैं। वो जंक्शन का काम ये होता है कि वहां पे कोई स्टे पॉइंट नहीं है कि आपको आके रह के वहां पे अपना घर बार चला रहे हैं। यहाँ पे आना और निकल जाना, जंक्शन ही तो होता है। ट्रेन आई, ट्रेन से यात्री उतरे, उतरने के बाद जैसे उतरे और उसके बाद निकल गए, इसी को जंक्शन कहते हैं। तो करंट भी जंक्शन का काम करता है। करंट क्या हुआ, किसी दो पॉइंट से आ रहा है, मान लिया I1 से आ रहा है और I2 से आ रहा है, और निकल रहा है I3, I4 एंड I5। तो ये हमारा जंक्शन रोल हुआ, ये पॉइंट हमारा जो कहलाता है यही हमारा जंक्शन कहलाता है। इसी को हम लोग जंक्शन कहते हैं कि इनका टोटल सम, इन्होंने यहाँ पे सिग्मा I इक्वल टू 0 कहा गया, यहाँ पे टोटल सम 0 है। जितने यात्री आए सब के सब चले गए, जितने पैसेंजर आए सब के सब चले गए, ये 0 है, यही जंक्शन कहलाएगा। तो अगर हम साइमेशन I की कंडीशन को 0 मान रहे हैं तो हम कह सकते हैं आने वाले को पॉजिटिव कहते हैं, जाने वाले को निगेटिव साइन ले देते हैं। तो ये I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5, ये कहा जा सकता है सम ऑफ इनपुट करंट
एंड सम ऑफ आउटपुट करंट आपस में बराबर होते हैं, यानी आने वाले जितने करंट है और जाने वाले करंट का जो सम होता है वो आपस में इक्वल होता है। इसी को ये भी कहा जा सकता है। और किरचॉफ के अकॉर्डिंग इसकी जंक्शन पे मिलने वाले करंट का टोटल सम जो होता है, समेशन होता है, वो क्या होता है आपका 0 होता है। ये जंक्शन रूल पहले KFL है जो आप लोग पढ़ चुके होंगे, ये अब तो एग्जाम देने जा रहे हैं, पढ़े होंगे पूरा ये। इसी से लगे पेपर में न्यूमेरिकल्स निकल जाते हैं, वो अब कभी वीडियो बना देंगे इसके कि कैसे न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं। रूल एक तो ये था किरचॉफ का। सेकंड लॉ, अच्छा ये पूछा जाए कि किस पे किसका कंजर्वेशन है, तो कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, यानी ये चार्ज को बांट के बनता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसकी कंडीशन ये हो गई। दूसरा हो गया हमारा आपका सेकंड लॉ, लूप लॉ। तो सेकंड लॉ, अब सेकंड लॉ क्या कहलाता है? सेकंड लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ का दूसरा नाम होता है लूप लॉ। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकालते हैं। यानी यहां अगर हमें इसकी लूप लॉ की कंडीशन कह रहे हैं, क्लोज्ड लूप लेते हैं, तो वहां पे हम पोटेंशियल की बात करते हैं। इन्होंने इस लॉ में ये कहा था कि इसका सामेशन पोटेंशियल जो होता है वो आपका 0 होता है, यानी टोटल किसी क्लोज लूप का टोटल पोटेंशियल जो होगा वो आपका 0 होगा। इसी के अकॉर्डिंग इसमें निकाले जाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट होता है। अब हमें वेट स्टोन ब्रिज को सॉल्व करना है। वेट स्टोन ब्रिज को सॉल्व करना है तो उसकी कुछ कंडीशन को पढ़ लिया जाए। कंडीशन को पढ़ने का तरीका पहले ये है कि अगर कोई क्लोज लूप होता है तो उसमें सेल लगे होते हैं। अगर आपका सेल कुछ ऐसे लगा हुआ है कि निगेटिव टू पॉजिटिव, जो छोटी प्लेट होती है बेटा वो निगेटिव की कहलाती है, जो बड़ी प्लेट होती है वो पॉजिटिव की कहलाती है। अगर, और इस पे हम लोग क्या बनाते हैं, पाथ बनाते हैं, इस पे हम लोग पाथ बनाते हैं। अगर हमने पाथ को नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर टू हायर दिखाया, यानी कम वोल्टेज से बड़े वोल्टेज की ओर जाना, ये शो करता है पाथ। अगर तो उस समय मान लीजिए इसका सेल जो है, इसकी पोटेंशियल ई है, तो इसका टोटल सम जो होगा वो हमारा पॉजिटिव ई कहलाएगा, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल ग्रोथ कर रहा है निगेटिव से पॉजिटिव। उल्टा कर दिया जाए, अगर उल्टा कर दिया जाए कि यहां पे हम सेल ऐसे ही बनाए हुए हैं लेकिन पाथ हमारा डायरेक्शन में चेंज हो गया, पाथ का डायरेक्शन हमारा इस साइड आ गया है। अब जब पाथ का डायरेक्शन इस साइड आ गया है तब इस समय इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस का ई, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव टू निगेटिव हो जा रहा है। हायर टू लोअर, पाथ ये बता रहा है कि हम हायर टू लोअर करंट फ्लो करा रहे हैं। हायर टू लोअर जब चल रहा है तो डेल्टा वी का सेल का जो इसका पोटेंशियल होगा वो निगेटिव लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। याद रखिएगा, ये माइनस में लिया जाएगा। ये कंडीशन, दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये है इसकी कि अगर इसमें रेजिस्टेंस लगा हो तो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होने का तरीका क्या होता है। थर्ड पार्ट इसका ये है कि कोई वायर, कोई लूप है, उसमें रेजिस्टेंस लगे हैं और रेजिस्टेंस में करंट यहाँ आई चल रहा है और ये आर है। हमने पाथ का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बना दिया, जिधर करंट चल रहा है उधर ही हमारा पाथ भी बन रहा है। तो उस कंडीशन में इसका जो पोटेंशियल होगा, जो इसका पोटेंशियल होगा, अगर डायरेक्शन सेम हो जाते हैं तो नेगेटिव लिया जाता है, और अगर अपोजिट हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं तो पॉजिटिव लिया जाता है। ये चीज आपको किरचॉफ के दोनों लॉ में ध्यान रखनी है। इसी पे न्यूमेरिकल्स भी लगते हैं और कंडीशन भी होती है। वाइवा में अगर किरचॉफ लॉ आपको पूछ रहा है तो आप दोनों लॉ को बता सकते हैं। सिर्फ समेशन आई इक्वल टू 0, समेशन डेल्टा वी इक्वल टू 0 कह के बता सकते हैं। ये क्लोज लूप पे काम करता है, ये लूप को बताता है, और वो आपको करंट की बताता है। वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंडेंट होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, आसान टॉपिक है, पढ़े होंगे आप लोग, सब कुछ चल रहा है, लेकिन बस रिवीजन हो जाए थोड़ा बहुत।
अच्छा, और अब आते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज में किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बताया इन्होंने। व्हीट स्टोन ने बताया ये था कि हमने चार रेजिस्टेंस को कुछ ऐसे कंबाइंड किया, पैरेललोग्राम शेप में कंबाइंड किया, कि जब दो डायगोनल से हमने जोड़ा तो उनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, उनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। ये डायग्राम रखेंगे। ये हमने ऐसे बना लिया भाई साहब, अगर जो भी गंदा उंदा बना हो तो बर्दाश्त करिएगा। यहाँ पे सेल लगा दिया, एक की यहां लगाई जाती है, एक की को यहां लगा होता है। इसको क्लोज लूप बनाने के लिए इस की को ऑफ करते हैं। ठीक, ये गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर का काम ये होता है कि ये छोटी से छोटी करंट की वैल्यू को बहुत आसानी से ये बता देता है कि इसमें जरा सा भी करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए इसको गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है अमीटर के अकॉर्डिंग के अलावा को छोड़ के, क्योंकि अमीटर में थोड़ा बहुत करंट वो खुद एब्जॉर्ब करता है। इसके टॉपिक आपने पढ़ा होगा, उसी में रेजिस्टेंस हम जोड़ तो करंट की मात्रा गिर जाती है, तो वो गैल्वेनोमीटर बन जाता है। ये टॉपिक है इसका गैल्वेनोमीटर का। अब यहाँ पे हमने ए बी सी डी लिखा। करंट का फ्लो हमेशा, ये हमने पॉजिटिव बनाया नेगेटिव बनाया, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है। यहां से आई आया, आई आने के बाद किरचॉफ का देखिए फर्स्ट लॉ फ्लो हो गया। इसमें फर्स्ट लॉ क्या बता रहा है कि यहां से करंट दो पार्ट में बट रहे हैं, ये जंक्शन बन गया। जब जहां पे 2 से 3 लाइन हो जाए, 2D से 3D हो जाए समझ जाइए, तो वहां पे जंक्शन लॉ ही आता है। तो अगर एक ही वायर होता, यहां से होता तो खाली सब इसमें चला गया होता, यहां से दो पार्ट बन गए, तो ये जंक्शन ए पॉइंट जंक्शन बन गया। इधर का करंट I1 हो गया, इधर का करंट I2 हो गया। अब यहां थोड़ी देर रुकते हैं। जब ये स्विच हमने ऑन की होगी तब ये फ्लो किया करना शुरू होगा। देखा इन्होंने कि इसको करने के बाद गैल्वेनोमीटर में कोई इसमें मोशन नहीं हुआ, या वैसे के वैसे ही पड़ा है, 0 पे 0 है। तो यानी पता चला कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने जो दूसरी की है इसको भी ऑन कर दिया, मान लिया हमने इसको भी ऑन कर दिया, तो K2 को बंद कर दिया, तब भी देखा गया तो गैल्वेनोमीटर में कोई मोशन नहीं हुआ, यानी वैसे ही कि वैसे अब भी है। तो पता क्या चला कि जो करंट I1 इधर आया होगा वो इसमें गया ही नहीं होगा, वो इधर चला गया होगा I1, और जो I2 इधर आया होगा वो इधर चला गया होगा। इनका मेन फॉर्मूला जो प्रूव होता है वो P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन S होता है। P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन S, ये इसका मेन फॉर्मूला होता है। तो यहां से चल के ये पार्ट बन गए हैं, क्योंकि अब ये हमारा फॉर्मूला जब प्रूफ करना है तो इसमें किरचॉफ लॉ को फॉलो करके हम निकाल देंगे यूज करके। ठीक है, बीडी में करंट नहीं आता है, यही इसकी प्रूविंग है। और ये फॉर न्यूमेरिकल्स की पहचान भी है बच्चा, कि जब देखना कि इनके रेशियो, मान लो हमने इसको P नाम दे देते हैं, ये जैसे लिखा हुआ वैसे ले देते हैं, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। न्यूमेरिकल्स तुम्हारे सामने आए और पता करना हो कि ये व्हीट स्टोन को फॉलो कर रहा है, व्हीट स्टोन बेस पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो तुम इनका रेशियो चेक करना, इनका रेशियो चेक करना। अगर दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, अगर ये इक्वल नहीं आ रहे तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लिया 2 है और नीचे यहाँ 10 है, तो इससे काटिए तो 1/5 आ गया। तो यहाँ अगर ये 4 है तो ये 20 होगा। वैल्यू सेम आनी चाहिए इनकी, तब भी इधर भी 1/5 आए, दोनों सेम आ जाएगा तभी आपका व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाएगा। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज। यहाँ पे आपका मैं ऊपर से दिख नहीं रहा था, लिख देते थे यहाँ पे, मान लिया 2/5 और 4/10 ऐसे लिखा हो। आप देख ले तो यहाँ पे कहेंगे इसको भी काटने के बाद ये बन रहा हो, तो ये 2 और ये 5 है, तो ये 5 और यहाँ पे आपका मान लिया 2 है
और ये आपका 5 हो गया, और तीसरा वाला 4 हो गया, ये आपका 10 हो गया। कंडीशन बन के आपके इनके रेशियो अगर इक्वल आ रहे हैं तो आपके व्हीटस्टोन ब्रिज को ये फॉलो करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम किरचॉफ के सेकंड लॉ को लगाते हैं। अभी हम जो पाथ की बात बताए थे आपको, उस पाथ को आप बना लिए, इस पाथ को आप यहाँ पे डिजाइन की तरफ बना दिए, कह दीजिए हमने पाथ बना दिया, ये इधर भी बना दिए। इनकी प्रूविंग देखना है कैसे क्या हो रहा है। अब इनकी बनाने के बाद अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, इन लूप, कौन सा लूप है? लूप, क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप, बंद लूप है ये। क्लोज्ड लूप आपका ए बी डी ए पहला लूप ये ले लिए ABDA। अब ABDA में इसमें आप जाए देखें तो आप कहेंगे, पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। हमने जो बताया तो उसको पार्ट को ध्यान रखिएगा। करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम हो गया है। अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस का I1P लिखा, करंट का डायरेक्शन सेम था और ये पाथ का डायरेक्शन सेम था। इधर ना कोई रेजिस्टेंस है ना सेल लगा है, ये बंद है पूरा। इसमें आ जाए, करंट नीचे जा रहा है, करंट का डायरेक्शन नीचे है, पाथ का डायरेक्शन ऊपर है, तो ये पॉजिटिव होगा, प्लस का I2R इसकस टू 0। ठीक, अब इसको माइनस का I1P इसकस टू माइनस का I2R, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, इक्वेशन नंबर 1 बन गए। डिवाइड करने के दूसरा रखेंगे। फिर इन क्लोज लूप, दूसरा क्लोज लूप ले ले। दूसरा क्लोज लूप क्या है आपका? लूप, उधर वाला लूप देखिए BCDB, ये लूप की बात कर दिया। अब इसमें आ जाए, करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन दोनों सेम हो रहे हैं, तो लिखेंगे माइनस का I1Q। इधर पाथ नीचे जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, ये प्लस होगा, अपोजिट डायरेक्शन है। I2S इज टू 0, क्योंकि टोटल पोटेंशियल किरचॉफ का सेकंड लॉ यही कहता ही है कि अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो डेल्टा साइमेंशन डेल्टा V जो होता है वो आपका 0 होता है, इसी पे इक्वल टू 0 लिखा जा रहा है। ये इसको उधर लेकर माइनस का दिख रहा है अभी, माइनस का I1Q स्केच टू माइनस का I2S, माइनस माइनस कट गया, ये इक्वेशन नंबर आपके 2 बन गए। इन दोनों इक्वेशंस को हमने आपस में डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड किया तो क्या आया बेटा? पहला है I1P अपॉन I1Q, I2R अपॉन I2S, ये इससे चला गया, ये इससे चला गया, बढ़िया सी प्रूविंग P अपॉन Q R अपॉन S की आ गई। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के टॉपिक हो गए आपसे, व्हीटस्टोन ब्रिज से आपने कर लिया। क्लियर? चलिए अब मीटर ब्रिज क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। मीटर ब्रिज में किरचॉफ लॉ से आपका अकॉर्डिंग जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज प्रूफ किया, मीटर ब्रिज पूरा बेस्ड होता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग। अगर मीटर ब्रिज का पूरा फिगर देखा जाए तो आपने देखा ही होगा, ये आपके 3 टुकड़े होते हैं, 2 L शेप में लगभग, और एक सीधे हम लेटा हुआ आई कह सकते हैं। ठीक है,
ऐसे आपके हमने बना दी, जो बना बर्दाश्त कीजिए। यहां से यहां तक एक वायर लगाया जाता है, 1 मीटर का वायर, 1 मीटर का वायर लगाया जाता है, इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा। पहला क्वेश्चन यही होता है, मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? तो उन्होंने कहोगे इसके वायर की लेंथ जो होती है, जो रखी जाती है, वो 1 मीटर रखी जाती है। अगर 1 मीटर रखी जाती है, इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज है। इसके नीचे हम स्केल लगाते हैं, थोड़ा नीचे ही लगाएंगे। ये स्केल लगती है आपके, जो आपकी स्केल बन के आती है, वो ये लगा दिया। यहाँ पे आपके वही वन ऐसे करके, ऐसे डैश पूरे बनते जाते हैं, 0 से शुरू होते हैं और होते 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 100 सेंटीमीटर तक आ जाते हैं। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, ये बन गया। पहले वाले में, यहां से पहले वाले में हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स में आपके कई अलग अलग टाइप का रेजिस्टेंस होते हैं, ऐसे बने होते हैं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, जैसे भी हो उसको उसको सेट करते हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, जहां पे हमें चेक करना रहता है, जिस रेजिस्टेंस पे चेक करना रहता है उस पे करते हैं। सेकेंडरी रेजिस्टेंस आपका यहां होता है, जहां से इसकी वैल्यू निकलती है, ठीक है। ये पॉइंट आपका मान लिए हमने ए बना लिया, इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं, और बी से हम एक वायर निकाल के यहां पे हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, जो आपका गैल्वेनोमीटर ऐसे बना होता है शंट नुमा। और ये आता है आपका, यहां लगती है जॉकी, इसे जॉकी कहते हैं, यानी इसको उठा के सेट करना, वायर की लेंथ में सेट करना। ये पूरा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का बनता है। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज को करंट तो पहले दिया ही नहीं, इसको लाया हमने, सप्लाई दे दी पॉजिटिव आयन से, ऐसे। ये लिए आपका पूरा का पूरा बनता चला गया, ठीक। जैसे भी हम सब बना दिए, इसमें सब लिखे हुए हैं आपके 0 से 100 के बीच में नंबर, ये हमारी स्केल होती है, स्केल के अकॉर्डिंग बना दिया। अब ये आपने पूरा फिगर बना लिया, हमें इस वायर की रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना रहता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ रेजिस्टेंस भी लगना चाहिए, तो सेल के बगल में रेजिस्टेंस भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं नहीं बुक में लगा मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। तो इसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको ऐसे बना हुआ मिला हमें, अब हमने बना के ले गए, ये चार्ट में आप ले गए, उसके सामने ले जाके आपने रख दिया। अब पहला क्वेश्चन उसके माइंड में क्या आएगा? पहला क्वेश्चन उसके माइंड में यही आएगा कि ये आपका मीटर ब्रिज नाम क्यों पड़ा। अभी जैसा हमने आपको बताया है, मीटर ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 1 मीटर की लेंथ के ब्रिज पर बना हुआ होता है, इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज है। चलिए, दूसरा टॉपिक इसमें आ गया है। जो ये वायर यूज किया गया है, ये वायर किस चीज का है? कैसा वायर है कहोगे? जिस ये वायर आपका मैग्नीन या यूरोका का होता है। इस वायर को हम लोग यूज करते हैं, बुक में लिखा हुआ है, कंस्टेंटेंट भी लिखा हुआ है, और मैग्नीन और यूरोका भी इसको कहते हैं। ये वायर उसका होता है, ठीक। इस वायर की खासियत ये होती है कि ये रेजिस्टेंस बढ़ने के बाद, जब इसका रेजिस्टेंस देखा जाता है, तो ये टेम्परेचर को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता। जो वायर टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, अंदर बढ़ाने लगते हैं अपने में, वो ब्रेक करने लगते हैं, तो ये एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए इस वायर को यूज किया जाता है। तब तुरंत दिमाग में काम आया कि भाई कॉपर भी तो किया जा सकता है, कॉपर भी तो चीज ही करेगा, कॉपर भी वायर किया जाए। तो कॉपर इसलिए जो यूज किया जाए कि कॉपर इसके अकॉर्डिंग थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, इसलिए कॉपर को यूज नहीं किया जाता। हम लोग मैग्नीन या इसको यूज करते हैं, कंस्टेंट या आपका यूरो का नाम है उसको कहते हैं।
इसको जाता है, इसका एरिया बराबर होना चाहिए, यानी एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया यहां से यहां तक अगर 1 मीटर स्क्वायर का इसका एरिया है तो पूरा 1 मीटर स्क्वायर का लेंथ का होना चाहिए, तब ये आपकी रीडिंग हर जगह सही देगा। पहली चीज, जॉकी का यूज होता है करंट की वैल्यू को निकालना है, क्योंकि यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा होता है। जब ये सीधे बता देगा कि इसमें कोई करंट नहीं है, वहां पे इसकी रीडिंग पता चल जाएगी कि कितना रेजिस्टेंस पे ये न्यूडल हो गया। अभी प्रैक्टिकल बताएंगे। जॉकी का काम होता है उठा उठा के सेट करना कि कहाँ पे ये इसको बैलेंस कर दे रहा है, यहाँ पे करंट नहीं पहुंचा रहा है। अब रेजिस्टेंस बॉक्स तो ये रखा हुआ है। प्रैक्टिकल हमने शुरू किया भाई। प्रैक्टिकल कैसे शुरू किया? प्रैक्टिकल देखा कि उठाया कि भाई यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट पे सेट कर दिया, 2 ओम पे, 4 ओम पे, 5 ओम पे, जिस पे भी हमने रीडिंग यहाँ पे सेट कर दिया। सेट करने के बाद हमें सेकेंडरी का रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कहाँ पे इसको देखा जाए कितनी होगी, तो उसको निकालने के लिए हमने इस जॉकी को उठाया। जॉकी को हम बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड होगा, ये कुछ इधर उधर होगा, इसमें करंट शो होगा, तो इसको जो है इसको अनबैलेंस को बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए इधर उधर सेट करेंगे। जहां पे ये सेट होने के बाद फिर से ये बैलेंस हो जाए, यानी बता दें कि बीडी में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, वहां पे हम स्केल से इसकी रीडिंग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा 100 सेंटीमीटर का है, हमने मान लिया कि ये एल सेंटीमीटर पे ये बैलेंस हो गया। इधर से एल सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ, तो इधर से हम कह सकते हैं 100 माइनस एल सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 100 माइनस एल, थोड़ा बड़ा लिख दें, 100 माइनस एल सेंटीमीटर होगा इधर का बैलेंस। अब इस पे यहां पे बैलेंस हुआ, वहां पे हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए वेट स्टोन को याद करते हैं। वेट स्टोन हमसे कहता है कि ये अपॉन ये अपॉन ये, क्योंकि बीडी में करंट नहीं आ रहा है। वेट स्टोन ने भी कहा था बीडी में करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे 4 रेजिस्टेंस बन गए हैं। अब ये रेजिस्टेंस बनने के लिए कैसे लिखा जाएगा? ये अपॉन ये, मान लिए हमने इसको आर लिखा है, जो आर बी का रेजिस्टेंस ये आर है, तो ये अपॉन ये आर अपॉन एस अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग टू वेट स्टोन, आर अपॉन एस इजकल टू, इधर वाले रेजिस्टेंस को हम आर एडी कह देते हैं, आर एडी अपॉन आर डीसी, इसको सी माना था, आर एडी अपॉन आर डीसी, आर एडी अपॉन आर डीसी। आर एडी क्या है? आर एडी डिपेंड होता है पर यूनिट लेंथ के रेजिस्टेंस पे। ये एल है, एल इंटू स्मॉल आर कर देना। आर डीसी अगर है तो 100 माइनस एल आर कर देना। अब इसको रख देते हैं आर अपॉन एस, एल आर अपॉन 100 माइनस एल आर, आर से आर कैंसिल हो गया, यहां से आपका एस का फॉर्मूला आ गया, आ रहा है पहले, आ रहा भी, यहां से एस का फॉर्मूला हो गया, एस इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपॉन में एल। ये इसका मेन फॉर्मूला आ गया, यानी हम इसका फॉर्मूला अगर आपको लिख के दे दें यहाँ पे, तो मेन फॉर्मूला आ गया आर 100 माइनस एल अपॉन में एल। ये सेकेंडरी रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, ये सिर्फ सेकेंडरी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं है, इससे हम कई चीज निकाल सकते हैं। मान लिया हमें ये सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड ये दे दिया गया है, तब भी हम इसके लेंथ के हिसाब से भी बता सकते हैं कि लेंथ क्या है। न्यूमेरिकल्स के लिए हमें कभी ये दोनों दे देता है, किसका कहता है कहाँ पे ये बैलेंस हो रहा है, तो एल निकल जाता है, लेंथ निकल जाती है। कभी कभी हमें कितना रेजिस्टेंस में रखा गया है, सेकेंडरी रेजिस्टेंस देता है, लेंथ देता है, उसको निकाल देते हैं। ये इनका तरीका होता है निकालने का। ठीक है, कोई डाउट? आप इसको कायदे से प्रिपेयर करिएगा। हमने आपको जो बताया उन चीजों को बस पढ़ लीजिएगा कि रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं, इसमें कई रेजिस्टेंस है जिसके से वैल्यू को चेंज कर करके बारी बारी इसमें निकाला जाता है। सेकेंड रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू निकलती है। अब यहाँ पे लेंथ होता है, इसके लगी होती है, जहां पे जॉकी को सेट कर देते हैं, जहां पे ये न्यूट्रल हो जाता है, ये जीरो हो जाएगा, यानी बीडी में करंट शो नहीं दिखाएगा,
वहां पे हम तुरंत कह देंगे कि अब ये व्हीटस्टोन को फॉलो कर रहा है और उसका फॉर्मूला लगा के उसकी वैल्यू बता देते हैं। रीडिंग इसी टाइप से निकलती है। फिर कुछ प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, कुछ रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में यहाँ पे दो सीरीज में जोड़ देते हैं, दोनों को पूछा जाता है तो पहले निकाल लो, फिर उसके अलग अलग रेजिस्टेंस निकल जाते हैं। ये इनके टॉपिक होते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। वायर को याद रखिएगा, वायर मैग्नीन या कंसल्टेंट के होते हैं या फिर एरोका के होते हैं। गैल्वेनोमीटर का काम होता है कि जरा से भी करंट की वैल्यू हो उसको ये बता दे, इसलिए इसको यूज किया जाता है। बीडी में करंट जब एकदम नहीं जा रहा होगा तब ये बता देगा कि नहीं आ रहा है, इसीलिए होता है। तो हम इस जॉकी को सेट करते हैं इसको बनाने के लिए। जॉकी को इसमें रब नहीं किया जाता, उठा उठा के किया जाता है, क्योंकि अगर रब कर देंगे तो जहां पे रगड़ा जाएगा वहां का क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कम हो जाएगा। जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा तो रीडिंग सबकी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए जॉकी को उठा उठा के यूज किया जाता है, स्लाइड नहीं करते इस पे। ठीक, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम हो सकता है वाइवा ले की प्रैक्टिकल वीडियो डाल दे कि वाइवा कैसे लिया जाता है, और कुछ और टॉपिक से जैसे आप बताना चाहते पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लेंगे। ठीक है, कमेंट्स में आप पूछिएगा हमसे कि किस चीज पे आप बता दिए प्रैक्टिकल, हम उस पर आपको समझा देंगे। ओके, थैंक यू।